नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। संसद में अहम विधायिका सूचीबद्ध। लोकसभा में आपदा प्रबंधन बिल 2024 होगा पेश। रेलवे संशोधन बिल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव चर्चा कर दे सकते हैं जवाब। फिलहाल लोकसभा को 12 बजे तक के लिए किया गया स्थगित। महापरिनिर्वाण दिवस पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश कर रहा है नमन। देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों की संस्कृति की मिलेगी झलक। आरबीआई ने रेपो दर में नहीं किया कोई बदलाव। लगातार 11वीं बार रेपो दर 6.5% पर बरकरार। वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान। और खेल की खबरों में एडलेड टेस्ट शुरुआती झटके के बाद संभली टीम इंडिया। केएल राहुल और शुभमन गिल ने संभाली पारी। तो खबरों की शुरुआत करते हैं संसद की खबर से, जहां दोनों सदनों में आज अहम कामकाज सूचीबद्ध है। लोकसभा और राज्यसभा में अहम पत्रावलियां सदन के पटल पर रखी जानी हैं। वहीं प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर भी दिए जाने हैं। बात लोकसभा की करें तो विधायी कामकाज में आज आपदा प्रबंधन बिल 2024 चर्चा और पारित किए जाने के लिए सदन के पटल पर रखा जाना है, जबकि रेलवे संशोधन बिल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जवाब दे सकते हैं। कल विपक्ष के हंगामे के चलते रेल मंत्री सदन में चर्चा का जवाब नहीं दे पाए थे और आज प्राइवेट मेंबर बिल का भी दिन है। दोपहर बाद दोनों सदनों में निजी विधेयकों पर चर्चा, लेकिन फिलहाल लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जा चुका है। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है आज, और बाबा साहब की पुण्यतिथि यानी कि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्यों ने संसद भवन परिसर में बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के भुवनेश्वर में बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 69वीं पुण्यतिथि है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने मुंबई स्थित चैत्य भूमि पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि देश के लिए बाबा साहब का योगदान काफी बड़ा है। उन्होंने वंचितों की हक की लड़ाई लड़ी थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो स्मरण होता है वो 6 दिसंबर को किया जाता है। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिन है। बाबा साहब का योगदान देश के लिए बहुत बड़ा है। बाबा साहब ने तो जिंदगी भर संघर्ष किया था और दलितों की मुक्ति की लड़ाई तो लड़ी ही थी, लेकिन बाबा साहब ने सारे देश को एक रखने का काम किया है। बाबा साहब ने दिया हुआ संविधान पूरे देश को मतलब न्याय देने की भूमिका रखता है। हर नागरिक को उनके हक देने का भूमिका रखता है और इसीलिए बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी कोशिश जारी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को बिल्कुल धोखा नहीं है। बाबा साहब का संविधान कोई बदल नहीं सकते हैं और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब की पार्टी से चला रहा हूँ और बाबा साहब का सपना पूरा करने की जिम्मेदारी हम लोगों पर है। बाबा साहब संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के
परिनिर्वाण दिवस के मौके पर देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके अतुलनीय योगदान को याद कर रहा है। पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी लखनऊ में बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की है। और एक बार फिर से बात करते हैं संसद की, जहां लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया। इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए। शैलेंद्र, जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई और उसी वक्त जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने बोला कि क्या आप सदन चलने नहीं देना चाहते, प्रश्नकाल चलने नहीं देना चाहते, वहाँ से हंगामे की आवाज़ आई और उन्हें विवशतापूर्ण सदन को स्थगित करना पड़ा। क्या चाहता है विपक्ष, क्यों चर्चा नहीं चाहता खासतौर पर सदन में हो, और इस मुद्दे से बाहर निकलकर वो चर्चा को मुख्य अहम वजह बनाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया और संविधान की प्रति लेकर कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि समाजवादी पार्टी और टीएमसी जैसे सहयोगी इस बार भी साथ नहीं थे। टीएमसी और समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव से हमने पूछा भी कि क्या इंडी गठबंधन के सहयोगी साथ नहीं है, तो वो थोड़ा सा उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक तरह से बचाव करने की कोशिश की। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का हंगामा हुआ। कल जब निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था, हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर सवाल उठाए थे, सोरोस से एक त्रिकोण बनाने की जो बात, जॉर्ज सोरोस जो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाते रहे, उसके बाद ही कल से हम एक हंगामा देख रहे हैं। लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी हमने देखा था कि थोड़ी देर के लिए हंगामा हुआ था। कल तो लोकसभा 2 बार स्थगित हुई और दिन भर के लिए नहीं चल पाई, जब रेल मंत्री चर्चा का जवाब नहीं दे पाए। आज इसी मुद्दे पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का हंगामा जारी रहा। संबित पात्रा बीजेपी के सांसद हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और राहुल गांधी को देशद्रोही कहा था और ये कहा था कि दरअसल जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी और जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके बीच एक त्रिकोण बनता है, और उसके लिए एक रिपोर्ट का हवाला दिया था, जो एक ग्लोबल रिपोर्ट है और एक ग्लोबल कंपनी है कि किस तरह से जॉर्ज सोरोस उसमें फंडिंग करते हैं, कैसे भारत विरोधी रिपोर्ट छपती है और उसको भारत में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस उठाती है, राहुल गांधी उठाते हैं। तो ये सब बातें उन्होंने कही थी। कांग्रेस पार्टी के तरफ से एक प्रिविलेज मोशन का नोटिस देने की बात सामने आई है कि संबित पात्रा के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नोटिस कांग्रेस पार्टी दे रही है। तो इस पूरे मुद्दे पर हमने देखा है कि आज लोकसभा में हंगामा देखने को मिला और जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं वो सदन में हंगामा करने लगे, जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। शैलेंद्र, हमने देखा कि कल हाथ में काला बैग था, आज मुंह पर मास्क और हाथ में संविधान की प्रति लेकर अदानी के मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाकर जो विपक्ष है वो लगातार हंगामा कर रहा है। लेकिन अगर वो इस पर कुछ सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो संसद में बहस होनी चाहिए, वो उससे पीछे क्यों भाग रहे हैं? देखिए आंचल, पहली बात तो यह है कि पूरा विपक्ष एक साथ नहीं है। कांग्रेस पार्टी का 2 दिन से जो प्रदर्शन हो रहा है, कल और आज, उसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। उससे पहले के प्रदर्शन में हालांकि टीएमसी और सपा को छोड़कर बाकी इंडी गठबंधन के सहयोगी थे, लेकिन अब ये जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें मोटे तौर पर कांग्रेस पार्टी ही दिख रही है। संविधान की प्रति लेकर आज संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया और कल जिस तरह से बैज लगाकर, काले जैकेट पहनकर सांसद कांग्रेस के लोकसभा की कार्रवाई में उन्होंने हिस्सा लिया था, उस पर आपत्ति लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से जताई गई थी और उन्होंने कहा था कि नियम जो है वो सिर्फ तिरंगा झंडा लगाकर आने की अनुमति सदन के अंदर देता है। रंग बिरंगे कपड़े पहनकर इस तरह के जो सांसद आते हैं, ये नियमों के अनुकूल नहीं है। ये बात संसदीय कार्य मंत्री ने उस दौरान भी कही। और हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी अदानी मुद्दे को अपने तौर पर उठाती है और अब संविधान की प्रति लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। भले ही एक तरह से आगाह के बाद या परामर्श या निर्देश के बावजूद हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का यह प्रदर्शन जारी है।
हालांकि मकर द्वार पर प्रदर्शन न हो, उसे रोका ना जाए। इस तरह पहले हम देखते थे कि मकर द्वार पर इस तरह से विपक्षी सांसद खड़े हो जाते थे प्रदर्शन के लिए कि 11 बजे अंदर जाने में सांसदों को, खासतौर पर महिला सांसदों को दिक्कत होती थी। तो अब थोड़ा सा हटकर प्रदर्शन वो कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है और हमने लोकसभा के अंदर भी देखा है कि गतिरोध दिखाई दे रहा है। 1 घंटे के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। शैलेंद्र, आज स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी कांग्रेस सांसद मनिक्कम टैगोर द्वारा अडानी मुद्दे पर दिया गया है, इससे लेकर क्या जानकारी है? ये हम जानते हैं कि अडानी मुद्दे पर दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव के, काम रोको प्रस्ताव के नोटिस इससे पहले भी शीतकालीन सत्र में कांग्रेस की तरफ से दिए जाते रहे हैं और कांग्रेस ने कई बार और कई विपक्षी दलों ने दोनों सदनों में हंगामे की कोशिश भी की और इसकी वजह से गतिरोध भी आया। लेकिन जब लोकसभा अध्यक्ष की एक पहल हुई थी और हमने देखा कि 2 दिन संसद के दोनों सदन सुचारू रूप से चले थे कल से पहले, कल फिर एक गतिरोध देखने को मिला है। लेकिन इस बीच राज्यसभा में कल विधायी कामकाज को लेकर प्रगति हुई, लोकसभा में प्रश्नकाल हुआ, शून्यकाल में कुछ मुद्दे भी उठाए गए। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जब आरोप लगाया, उसके बाद से फिर से हम एक गतिरोध देख रहे हैं लोकसभा में और अब 1 घंटे के लिए लोकसभा स्थगित हुई है। तो निश्चित तौर पर एक तरफ प्रिविलेज मोशन देने की बात है संबित पात्रा को और अडानी मुद्दा तो कांग्रेस पार्टी उठा ही रही है दोनों सदनों में, उस पर लेकिन शैलेंद्र, क्या आपको नहीं लगता, हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के, आपको नहीं लगता कि ये बात लोकसभा अध्यक्ष ने अभी 2 दिन पहले शायद हम बुलेटिन कर रहे थे तभी कही कि हर एक सांसद के पास वर्षों में नंबर आता है जब लॉटरी के जरिए वो सवाल पूछते हैं। किसी सांसद को साल में 2 बार भी मौका मिलता है, किसी को 3 साल में भी नहीं। यानी संसद एक वो गरिमापूर्ण जगह है जहां पर आप लोकहित और राष्ट्र से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। तो हमें इसकी महत्वता को कम ना समझकर उसे उतना ही सम्मान के साथ लेकर जाना चाहिए। ये देखिए, ये सही बात है कि प्रश्नकाल में सवाल लगना एक बड़ी बात होती है और जो भी 20 के करीब सवाल लिए जाते हैं अधिकतम, तब उसमें हम देखते हैं कि अगर संक्षिप्त सवाल जवाब हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सांसदों को मौका मिलता है। लेकिन ये तब हो पाता है जब सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। अगर शुरू में ही हंगामा हो जाएगा और ऐसी स्थितियां बनेंगी कि कार्रवाई स्थगित करनी पड़ेगी तो प्रश्नकाल धुल जाता है, तो फिर ये जो सांसदों का अधिकार है वो उससे वंचित हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि जब सवाल पूछे जाते हैं, सरकार की तरफ से जवाब आता है तो महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी मिलती है और सांसदों के पास मौका भी होता है कि वो सवालों के जरिए सरकार से जवाब मांगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण 1 घंटे का जो समय है प्रश्नकाल का दोनों सदनों में, वो संसदीय प्रक्रिया, संसदीय प्रणाली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और सभी सत्र का इंतजार इसलिए करते हैं कि प्रश्नकाल में कई अहम सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जब संसद नहीं चलती है और गतिरोध होता है तब प्रश्नकाल नहीं हो पाता है, सवालों के उत्तर नहीं हो पाते। तो ये मिल बैठकर एक तरह से सभी राजनीतिक दलों को सोचना होगा। बैठक हुई भी थी लोकसभा अध्यक्ष की पहल पर और हमने देखा कि 2 दिन सुचारू रूप से प्रश्नकाल चला भी था, लेकिन कल थोड़ा गतिरोध आया। हालांकि प्रश्नकाल में तमाम सवालों के जवाब दिए गए थे और आज प्रश्नकाल लोकसभा में गतिरोध की वजह से नहीं चल पाया। और साथ ही आज प्राइवेट मेंबर्स बिल डे भी है और ऐसा जो दिन होता है उसमें आप निजी जो अपने विधेयक हैं उन्हें उठाया जा सकता है। तो उस लिहाज से भी अगर हम देखें तो अहम दिन और चर्चा होना दोनों सदनों में जब हम संसद की उत्पादकता की बात करते हैं उस लिहाज से बेहद ज़रूरी है। देखिए, निश्चित तौर पर कई बार हमने देखा है कि जब कुछ दिन तक संसद की कार्रवाई नहीं चलती है तो फिर लंच स्थगित करके हमने देखा कल के पहले ही कि किस तरह से लंच स्थगित किया गया जिससे वो भरपाई की जाए। देर रात तक संसद बैठी, तो ये स्थिति ना आए, हर दिन संसद सुचारू रूप से चले, तो ये इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कई बार इसके प्रयास लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति की तरफ से होता है, लेकिन कई बार सत्ता और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बनती। कई बार विपक्षी सदस्यों या सांसदों का जो रुख है वो अड़ियल होता है, किसी मुद्दे को लेकर उतना हंगामा करते हैं कि उसकी वजह से लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ती है। तो हम सब उम्मीद करते हैं कि जब भी सत्र हो संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, विपक्ष को मौका भी मिले सरकार को घेरने का, लेकिन ये सब कुछ नियमों के मुताबिक हो तो बेहतर होता है, जिसमें संवाद हो, चर्चा हो, बहस हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को कह चुके हैं कि संसद चर्चा की जगह है, बहस की जगह है, संवाद की जगह है और राजनीतिक दलों को, युवा सांसदों को खूब मौका देना चाहिए
लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी बनती है या फिर कई बार विपक्ष की ऐसी रणनीति होती है या ऐसी मंशा होती है जिसकी वजह से टकराव होता है सत्र के दौरान, और हम देखते हैं कि सत्ता और विपक्ष के बीच और यही बात हमेशा से कही जाती है कि टकराव हो, लेकिन बहस और सार्थक चर्चा होनी बहुत जरूरी है लोकतंत्र के इस मंदिर में। आप नजर बना के रखिएगा शैलेंद्र, आपसे आगे भी संसद की कार्यवाही पर हम अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त समाचारों में एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए DD न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला लिया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी की द्विमासिक बैठक के बाद बताया कि मौद्रिक नीति समिति ने अपने रुख को तटस्थ रखा है। After detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, because monetary policy is forward-looking, so we have to always look at the outlook. The Monetary Policy Committee decided by a majority of 4:2 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate, and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided unanimously to continue with the neutral stance and to remain unambiguously focused on a durable alignment of inflation with the target while supporting growth. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच महंगाई दर को स्थिर रखना बेहद अहम। उन्होंने कहा कि स्थायी मूल्य स्थिरता के साथ ही ऊंची दर पर विकास संभव है। The increasing incidence of adverse weather events, heightened geopolitical uncertainties, and financial market volatility pose upside risks to inflation. The MPC believes that only with durable price stability can strong foundations be secured for high growth. The MPC remains committed to restoring the inflation growth balance in the overall interest of the economy. Accordingly, the MPC decided to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% as it provides flexibility to monitor and assess the outlook on inflation and growth and then go on to act appropriately. आरबीआई गवर्नर ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 6.6% दर से जीडीपी वृद्धि का अनुमान जताया। साथ ही उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में विकास दर 6.9% और दूसरी तिमाही में 7.3% रहने का अनुमान है। Real GDP growth for 2024-25, that is the current year, is now projected at 6.6%, with Q3 at 6.8%. and Q4 at 7.2%. Real GDP growth for the first quarter of 25-26 is projected at 6.9% and the second quarter of 25-26 at 7.3%. The risks are evenly balanced. और इसी पर बात करने के लिए आर्थिक राजधानी मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता योगेश कुमार श्रीकल। योगेश, इस बार भी उम्मीद यही की जा रही थी कि इस साल का अंत शायद ऐसे ही होगा कि गवर्नर साहब रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करेंगे, तो क्या हम माने कि नए साल का गिफ्ट रेपो दर में बदलाव के साथ मिलेगा? हालांकि जीडीपी ग्रोथ का अनुमान काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पर। देखिए, अगर आप उनकी पूरी स्पीच को सुनेंगे तो महंगाई एक की फोकस एरिया रहा, साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात उन्होंने की, लेकिन जो इन्फ्लेशन का रेट है अगर आप शुरू से देखें तो ये 11वीं बार ऐसा है जब रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया गया है। 10 तारीख को जो उनका कार्यकाल है वो भी खत्म होने वाला है। आप कह सकते हैं कि आखिरी जो मौद्रिक नीति थी वो आज जो है वो जारी की गई। जो मेन जो की फोकस एरिया रहा वो रहा। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो ग्रोथ रेट है उसका प्रोजेक्शन भी जो 7.5 था उसको 6.6 लाया गया। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि
क्योंकि जो बेसिकली आप EMI देख लीजिए, अगर आप ओवरऑल अगर आप मार्केट को देख लीजिए, जो मार्केट बॉडी है, चाहे वो CPI हो या FICCI हो, इस तरीके की बात पहले से की जा रही थी कि रेपो रेट में हो सकता है कोई चेंज ना हो। हालांकि अभी जिस तरीके का ट्रेंड जिस तरीके का दिख रहा है, अगर आप फेड का देखें, US फेड का देखें, तो वहाँ पे किस तरीके से रेट कम किया गया था। लेकिन अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो चीज़ें यहाँ पर हो रही है उस हिसाब से अगर देखें तो पूरी समीक्षा की गई। थोड़ी देर के बाद जो है जो शक्तिकांत दास है वो एक प्रेस वार्ता भी करेंगे। 12 बजे प्रेस वार्ता है। मुझे लगता है प्रेस वार्ता में कई सारी चीजें और भी उसका जिक्र होगा, क्योंकि एक कह सकते हैं कि चूंकि उनका एक कार्यकाल अब खत्म होने वाला है, तो काफी सारी चीजें जो है वो शेयर करेंगे पत्रकारों के साथ भी। जी योगेश, पिछली बार हमने देखा था कि जो स्टैंड था RBI का, उसने उसको एकोमोडेटिव की तरफ शिफ्ट किया था। हालांकि मॉनसून की जब हम बात करते हैं, इन्फ्लेशन और क्या रूरल डिमांड एक ऑफटेक ले रही है या नहीं ले रही है, इस पर भी जो गवर्नर साहब हैं उनकी पैनी निगाह थी। इस बार के स्टैंड को देखकर आपको क्या समझ में आता है? देखिए, रूरल डिमांड और अर्बन डिमांड दोनों का जिक्र उन्होंने किया है। अगर आप पूरी स्पीच को देखेंगे तो उन्होंने रूरल डिमांड जो है वो अच्छे मोमेंटम में है, अर्बन डिमांड में कुछ फर्टिलिटी है, कुछ टेक्निकल फैक्टर है और वो फॉर द टाइम बीइंग है। जैसा कि अगर आप पूरे उनके जो उन्होंने अंडरलाइन किया उस पॉइंट को देखें, रूरल डिमांड ठीक है, मानसून अच्छी हुई है और मानसून के योगेश, आपको रोकना चाहूंगी, राज्यसभा में इस वक्त विपक्ष का हंगामा चल रहा है, आपको सीधे चलते हैं राज्यसभा। महाराष्ट्र में अगर बात करें, पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, ये सदन की गरिमा पर एक चोट है और सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन प्रजातंत्र में कभी कुछ बातें अपने पक्ष में आती हैं, कुछ अपने विपक्ष में आती हैं। किसी पर आप तीव्रता दिखाओ और किसी मुद्दे को आप मिट्टी डालो, यह ठीक नहीं है। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन हो, अच्छे तरीके से हो और सर मैं भी लॉयर हूं, आई एम ऑल्सो लॉयर। माननीय, आज 0 आवर की बड़ी चिंता हो रही है, बड़ी चिंता हो रही है सर। गुड सेंस शुड प्रिवेल ऑन द ऑपोजिशन ऑलवेज। हमेशा उनको सुबुद्धि आए और 0 आवर चले। लेकिन मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के वक्तव्य में कहीं इन्वेस्टिगेशन को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश तो नहीं चल रही है, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसलिए विथ हेल्दी माइंड and with healthy spirit we should take it and the investigation should continue और डिटेल आना चाहिए। साथ ही साथ इस घटना को कंडेम सभी लोगों को करना चाहिए, इधर के पक्ष को भी उधर के पक्ष को भी। धन्यवाद सर। बट बिफोर one second but before leader of the opposition speaks, yes. You have said I have named someone. Let me invite your attention that from this chair I am scrupulous that nobody is hurt. What I said was, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officer from seat number 20222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from state. I don't cast any aspersion on anyone. Yes, it's a seat. I you are who allotted see. I request you, sir. Yourself told that it will be investigated, and after investigation only you can come to the conclusion. Yes. We never objected that you should not investigate.
Have we objected? Why Mr. Nadda should say that I am trying to suppress that matter? We never. You suppress so many things, and you people do that. We don't do that. It is your quality. It is your quality. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Are you sure? बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि आज तो वैट ऑफ करेंसी नोट मिले हैं, कल पता नहीं उस तरफ क्या क्या और चीजें मिल सकती हैं। और हम कई सेशन के ऊपर सेशन पे देखते जा रहे हैं कैसे फेक नैरेटिव और फेक न्यूज और फेक आरोप के ऊपर विपक्ष के नेता, सदन के विपक्ष के नेता और इनके सभी ये अनैतिक गठबंधन के नेताओं ने बार बार ना सदन को चलने दिया, देश में लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और विदेशी ताकतों के ऊपर ये अपने पूरे नैरेटिव को बनाते हैं। विदेशी रिपोर्टों के ऊपर ये बार बार सदन की गतिविधियों को खराब करते हैं, चलने नहीं देते। मैं समझता हूँ ये बड़ा गंभीर विषय है कि इसमें भी कोई साजिश तो नहीं है विपक्ष की, जिससे आगे चल के ये फेक नैरेटिव को और आगे बढ़ाए। उसके लिए क्या गिव एंड टेक होता है, ये सब चीजों के ऊपर लोगों ने चिंता करनी पड़ेगी। आज जो माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा है, मैं समझता हूँ फिर इसको एक रूल बनाया जाए सदन में कि कोई भी विषय जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो, कोई भी विषय जिसके ऊपर गंभीरता से कानूनी प्रक्रिया हो रही हो, क्या विपक्ष ये आज सदन को और देश को कहना चाहता है कि आगे से ये सदन को ठीक से चलने देंगे और कभी भी ऐसे फेक नैरेटिव के ऊपर कभी भी ये सदन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और फेक नैरेटिव के ऊपर ये विदेशी ताकतों के ऊपर कभी अपना विश्वास नहीं जताएंगे। एक सेकंड, the honorable minister, one second, the honorable minister has responded to an issue raised by LOP that if a matter is under investigation, that should not be debated. Fair enough, but he says that it should be a general rule. I said when our chairman is investigating, I am not investigating. It is not a court. I never saw the judiciary. I said when you are investigating, I am not investigating. And you are getting information, they need not bother. We are safe in your hand. As long as you are fair, we are safe in your hand. अरे बैठो सबको देख चलो। Honorable members, I don't investigate myself. Then I who will cause investigate? investigation to take place. It is an expert. For example, let me tell you, sir. One second. I have been extremely careful that anti-sabotage check must be very severe, because in these highly technological situations where chemicals are used, anyone may use anything, this side or that side, the first and foremost is security. From that perspective, it was done. तब कितने दिन इन्होंने हाउस नहीं चलने दिया था? तब भी तो इन्वेस्टिगेट हो रहा था। तब कितने दिन हाउस नहीं चलने दिया था? चलने देंगे। माननीय
सदस्यों ने, नेताओं ने तय करना चाहिए कि 0 आवर हम सबकी संपत्ति है, तो आगे से हर बार 0 आवर में ये संतुष्ट करें कि कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्वेश्चन आवर उतना ही जरूरी है, लेजिस्लेटिव बिजनेस गवर्नमेंट का उतना ही जरूरी है। Final word from the leader of the house. Leader of the house, final word so that I proceed further. हाउस शुरू करें। सभापति जी, आज जब इतना गुड सेंस प्रिवेल कर रहा है विपक्ष के ऊपर, तो हम सबको सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि लेजिस्लेटिव बिजनेस को कभी डिस्टर्ब न किया जाए और जनरल तरीके से हाउस की प्रोसीडिंग चले और 0 आवर और क्वेश्चन आवर निश्चित रूप से चले। Thank you. Honorable members, वो तो दूध का दूल्हा है और बिना बात का दूसरों के ऊपर आरोप लगाने में एक्सपर्टीज है। हाउस ने, लीडर ऑफ द हाउस ने जो अपील किया है, हम लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे जी को भी बहुत इज्जत देते हैं, उम्र से भी, उनके एक्सपीरियंस को भी, फिर भी उन्होंने लीडर ऑफ द हाउस को भी मिस्टर नड्डा करके ऐसे एड्रेस करते हैं, अभी भी रिकॉर्ड में भी, और एक इज्जत हाउस के अंदर में एक दूसरे का इज्जत बरकरार रहना ये बहुत अनिवार्य है। और लीडर ऑफ द अपोजिशन खुद, अभी सर आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, आज जो वक्तव्य दिए हैं लीडर ऑफ अपोजिशन ने, ये देखो सदन चलेगा तो परंपरा और इज्जत के साथ, ऐसा नहीं होता है। इसमें लीडर ऑफ द हाउस ने जो लास्ट में अपील किया है, हमारे पार्टी की ओर से हम लोग सदन चलाना चाहते हैं, पीसफुली चलाना चाहते हैं, लेकिन honorable members, I have received one notice under Rule 267. सर मेरा इतना कहना है, जो लास्ट अपील किया उसको फॉर्मली अगर एलओपी साहब बता सकते हैं कि आगे आप छोटे छोटे विषय को यहाँ मुद्दा उठा करके हाउस डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपका तरफ से भी अननेसेसरी मुद्दा उठा के हाउस डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप भी कमिटमेंट देना पड़ेगा, और फेक नैरेटिव यहाँ आप खड़ा नहीं करेंगे, उसका भी आप वादा करना पड़ेगा। नॉन इश्यू को लेके Honorable members, I have received one notice under Rule 267 seeking discussion on the problem of farmers. I do not find the same in order and therefore I am unable to agree to that. Matters with permission 0 hour. Shri A.D. Singh, nothing will go on record. Shri A.D. Singh, demand to grant more visas to technical experts from China. Thank you, Chairman, sir. Private sector enterprises from footwear and textile to engineering and electronics in India have purchased huge machinery from China but are unable to use them productively without the help of Chinese technicians. The machinery is lying idle and export orders remain unfulfilled. The Secretary Department for Promotion of Industries and Internal Trade has accepted the claim by Indian companies that a significant skill gap exists between Chinese and Indian factory supervisors and workers. The leader of these private companies are of the view that Chinese professionals are highly productive and are less expensive. In view of this, तो राज्यसभा में हम देख रहे थे कि जेपी नड्डा बोल रहे थे और राज्यसभा में कांग्रेस की बेंच से नोटों की गड्डी मिली, जिस पर सभापति ने ये कहा कि ये गंभीर मामला है और इसकी जांच हो रही है। वहीं साथ ही साथ जेपी नड्डा ने ये भी कहा कि सभापति की रूलिंग पर उन्हें भरोसा है। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पर ये गड्डी मिली है। इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र मिश्रा जुड़ गए। शैलेंद्र, उससे पहले ही देखते हैं कि जेपी नड्डा ने वहाँ राज्यसभा में क्या कहा। पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर चलेंगे शैलेंद्र के पास। यह घटना पक्ष और विपक्ष में विभाजित होने के लिए नहीं है, ये सदन की गरिमा पर एक चोट है। और
सदन के कर्तृत्व पर एक तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन प्रजातंत्र में कभी कुछ बातें अपने पक्ष में आती हैं, कुछ अपने विपक्ष में आती हैं। किसी पर आप तीव्रता दिखाओ और किसी मुद्दे को आप मिट्टी डालो, यह ठीक नहीं है। और फिलहाल वक्त की छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जानेंगे इस मामले से जुड़ी और तमाम ज्यादा अपडेट्स। वक्त एक ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद स्पीकर स्वागत। और जैसे कि राज्यसभा में हंगामा बरप रहा है क्योंकि कांग्रेस सांसद के बेंच से नोटों की गड्डियां बरामद हुई, जिस पर अब जांच बिठाई जाएगी। और इसी पर बात करने के लिए कुमार आलोक हमारे पास जुड़ गए हैं। कुमार, नोट मिलने से राज्यसभा में हंगामा हो गया है और साफ तौर पर सभापति ने भी कहा है कि ये गंभीर और संगीन मामला है और ये सदन की गरिमा पर चोट है और इस पर कार्रवाई बनती है। ये अपने आप में आंचल कहा जाए कि बहुत ही गंभीर घटना है और ऐतिहासिक भी हो सकता है ये घटना, क्योंकि अब तक सदन में ऐसा नहीं हुआ। सदन का जो इतिहास रहा, इतने गौरवशाली जो इतिहास रहा है, उसमें इस तरह की घटना सामने नहीं आई है। हालांकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं विगत में जो जिसने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाया है, लेकिन ये कैश जो बरामद हुआ है सीट नंबर 222, यानी जो सुरक्षा जांच होती है जब सदन की कार्रवाई खत्म होती है उसके बाद सुरक्षा जांच होती है, तो सुरक्षा जांच जब सुरक्षा अधिकारियों ने की तो उसमें 222 222 यानी 22 सीट नंबर जो है उसके नीचे से कैश बरामद हुआ। और ये 222 जो सीट है वो कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी का है, वो सीट जो तेलंगाना से राज्यसभा के सांसद हैं। तो इसको लेकर के सदन में हंगामा शुरू हुआ। और खास करके अगर हम बात करें कि जब सभापति ने ये जानकारी दी सदस्यों को, तो उसके बाद कांग्रेस ने कड़ा एतराज जताया और खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे जो सदन के एलओपी है, विपक्ष के नेता है वहां पर राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि जब तक जांच नहीं हो पाती है तब तक इसका खुलासा, नाम का खुलासा नहीं करना चाहिए था। और इसको लेकर के कांग्रेस के सदस्यों ने हंगामा शुरू किया। और अब देखना है कि जांच जब होगी तो जांच के बाद क्या प्रतिफल आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुमार सिंघवी साहब कह रहे हैं कि मैं तो 500 रुपए लेकर आता हूं और ये मैं खुद पहली बार सुन रहा हूं कि इस तरह का मामला है। तो ऐसे में सच्चाई क्या है ये बाहर आना बेहद ज़रूरी है और कहीं ना कहीं जब जांच की जाएगी नियम के तहत तो सच्चाई बाहर आएगी। तो वो नियम क्या है जिसके तहत ये जांच करवाई जाएगी? देखिए, वो कमेटी भी बन सकती है, सदस्यों की कमेटी बन सकती है, या सुरक्षा का जिम्मा जिस एजेंसी को है, सरकारी एजेंसी को है, वो भी जांच कर सकती है। अब इसकी घोषणा जांच की बात तो कही गई है राज्यसभा के सभापति के द्वारा, लेकिन उस जांच का प्रारूप क्या होगा ये अभी देखने वाली बात होगी आंचल। और साथ ही कुमार, ये भी हम समझना चाहेंगे यहाँ पर कि जिस तरह से ये गड्डियाँ मिलने का मामला सामने आया, जिस पर साफ तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि ये मेरे पैसे नहीं हैं, उनकी सीट पर भले ही पाए गए, तो इस लाइन पर जांच होना अपने आप में दर्शाता है कि मामला कितना ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि बात उच्च सदन की हो रही है। और इस पूरे मामले पर आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने क्या कहा था, एक बार वो दर्शकों को सुनवाते हैं पहले। You have said I have named someone. Let me invite your attention that from this chair I am scrupulous that nobody is hurt. What I said was, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officer from seat number 20222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from state. I don't cast any aspersion on anyone.
कुमार धनखड़ साहब खुद भी कह रहे हैं, जो कि सभापति हैं, कि सिक्योरिटी ऑफिशियल ने जो 222 नंबर सीट है वहां से इस पैसे की बरामदगी की है। तो ऐसे में अब जांच का विषय तो ये है ही, लेकिन कहीं ना कहीं सदन की कार्यवाही भी हंगामेदार होती हुई दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप। देखिए, पिछले कल से पहले की बात करें तो 2 दिन जो रहा था उसमें संसद जो बीएससी की बैठक हुई थी, और बीएससी की बैठक के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों इस सहमति पर पहुंचे कि जो सरकार के द्वारा जो इंपॉर्टेंट बिल हैं वो उसको पास किया जाएगा, और जो विपक्ष की मांग है, खासकर की जो उनके मुद्दे हैं, चाहे वो संभल का मुद्दा हो, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, चाहे प्राइस राइज का मुद्दा हो, इन सब पर भी चर्चा होगी। लेकिन 2 दिनों के बाद जब सुचारू रूप से संसद चली और कुछ बिल भी पास हुए, जो इंपॉर्टेंट बिल पास हुए, चाहे वो वायुयान विधेयक हो, चाहे वो रेलवे अमेंडमेंट बिल, जो लगभग उसमें चर्चा पूरी हो चुकी थी। लेकिन कल जब रेल मंत्री इसका जवाब देने उठे संसद में, तो उसके बाद काफी हंगामा हुआ और रेल मंत्री को जवाब नहीं देना पड़ा। तो वो बिल अभी आज देखिए क्या होता है। आज उस बिल पर चर्चा तो खत्म हो चुकी है, रेल मंत्री को जवाब देना है, और जवाब देने के बाद वो बिल पास होगा। तो आने वाला दिन क्या होगा, ये बेहद दिलचस्प होगा देखना कि विपक्ष की रणनीति क्या होती है। लोकसभा आज फिर से स्थगित हुआ 12 बजे तक, और राज्यसभा में भी जो कार्रवाई चल रही है वो काफी हंगामेदार है। तो ये जो घटना हुई है, खासकर अभिषेक मनु सिंघवी की जो सीट नंबर 222 से जो बरामदगी हुई है नोटों के बंडल की, तो इस मुद्दे पर लेकिन विपक्ष लगातार ये बात कर रहा है कुमार, बिल्कुल, लेकिन विपक्ष लगातार खासतौर पे खड़गे साहब ये कह रहे हैं कि भाई हमने मुद्दा दबाने की बात नहीं की है, लेकिन जब तक जांच नहीं हो जाती और आरोप सिद्ध नहीं होते तब तक हमें आरोपी को या फिर आरोपी नहीं माना जाना चाहिए अभिषेक मनु सिंघवी को। और यही बात उन्होंने सदन में भी कही सभापति के सामने। हाँ जी, मैंने आपको पहले बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये भी पहले ही कहा था कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, जब तक दोषी जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं वो दोषी नहीं पाए जाते, तब तक उनका नाम नहीं लेना चाहिए था। और इसी को लेकर के सदन में गर्मा गर्मी है। लेकिन अब जांच जब होगी, अब जांच सुरक्षा एजेंसी के द्वारा होगी या संसदीय कमेटी के द्वारा होगी, और उस जांच के बाद जो प्रतिफल आएगा उसके बाद ये दिलचस्प होगा देखना कि आखिर माजरा क्या था और मामला क्या था। लेकिन नोट मिलने का दावा किया जा रहा है, जहां से ये नोट मिला, क्योंकि लगातार आप कई सालों से संसद कवर करते आए हैं, ये अपने आप में गंभीर और संगीन मामला तो है भी, लेकिन कहीं ना कहीं हैरत में डालने वाला है कि इतना कैश किस तरह से संसद में आया। देखिए, आप अगर संसद की जो कार्रवाई होती है या संसद के जो प्रोटोकॉल होते हैं, तो उस प्रोटोकॉल में अगर आप मीडिया दर्शक दीर्घा में हैं और अगर आपका एक पेन भी नीचे सदन के अंदर अगर गिर जाता है, अगर एक छोटी सी चीज भी अगर गिर जाती है, तो वो सदन की अवमानना है। आप उस पर दोषी करार दिए जा सकते हैं, आपको सजा हो सकती है। और इतने बड़े नोट के बंडल कितनी रकम है ये तो अभी नहीं पता चला है, लेकिन ये कैसे अंदर चला गया और सांसद उसको कैसे छिपा के कैसे रखे, वहां सीसीटीवी है, और सीसीटीवी में मतलब मेरे कहने का मतलब कि जांच की प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं हो पाती है तो उस पर कुछ भी, इस विषय पर कुछ भी कहना सही नहीं होगा। और खास तौर पर मनु सिंघवी लगातार ये भी बयानबाजी कर रहे हैं कि वो सिर्फ 500 रुपये लेकर आए, सिर्फ 3 या 4 मिनट राज्यसभा में बैठे, ये उनकी बातें सामने आई। तो कहीं ना कहीं जो सीसीटीवी फुटेज है उससे भी बहुत सी क्लैरिटी होने की उम्मीद होगी कुमार आलोक। बिल्कुल सही कहा आपने कि सीसीटीवी है, और सीसीटीवी के अलावा मैंने कहा कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जो जांच होती है वहां पे आप पार्लियामेंट में अगर आप इंटर करते हैं, अगर सांसद की बात को अगर छोड़ दें तो एक उनका जो प्रोटोकॉल है उसके तहत वो आते हैं। लेकिन अगर कोई संसद में प्रवेश करता है तो उसको पूरी सघन जांच की जाती है, और इवन कैश को आप छोड़ दीजिए, छोटी छोटी चीजें भी जो होती हैं वो भी स्कैनर के दायरे पे होती है। तो अब सांसद महोदय अगर अंदर गए हैं, अगर वो कहते हैं कि 500 रुपया रखे हुए थे और इतना बड़ा जो नोटों का बंडल मिला है, तो ये सब कुछ आंचल जांच पर निर्भर है, और जब जांच पूरी होगी उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। जांच होगी, और जब जांच में सत्य की आंच होगी तो इस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। हालांकि जब हम बात करें राज्यसभा की तो वहाँ 222 जो सीट नंबर है, जो कि कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी जो कि तेलंगाना से सांसद हैं, उन्हें अलॉटेड है। वहाँ पर नोटों की गड्डियाँ बरामद हुई, लेकिन लगातार अब ये जाँच का विषय है जिस पर जाँच की जाएगी और सच सामने बाहर आएगा। बात करते हैं अब आम बजट से जुड़ी हुई, जो कि
2025-26 की अगर हम जिक्र करें, इसको लेकर सरकार की तैयारी पक्की हो रही है और इसी कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट बनाने की प्रक्रिया के तहत आज आम बजट से पूर्व जो तमाम कंसल्टेशंस होनी है, जो परामर्श बैठकें होनी है, उसे शुरू करने वाली हैं। जो पहली मीटिंग है वो प्रख्यात अर्थशास्त्रियों के साथ होगी। मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए वित्त मंत्री चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 7 तिमाहियों के सबसे कम जीडीपी प्रिंट यानी कि 5.4% के बीच आगामी बजट के बारे में सुझाव मांगेंगी। इसके बाद 7 दिसंबर को किसान संघों, कृषि अर्थशास्त्रियों, एमएसएमई के हितधारकों के साथ भी बैठक होनी है। साथ ही इस पूरी मीटिंग में वित्त राज्य मंत्री, वित्त सचिव भी मौजूद रहेंगे। आर्थिक मामलों के सचिव भी इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले हैं और वित्तीय सेवा सचिव भी। और सबसे अहम बात यह है कि बजट पूर्व परामर्श की अगर हम बात करें कंसल्टेशंस की, तो 30 दिसंबर को भारतीय उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ, जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके साथ जब परामर्श होगा तो उसके साथ ये बैठकों का दौर खत्म होगा। आगामी 2025-26 का जो बजट है वो 1 फरवरी को संसद में पेश किए जाने की संभावना है, जिसे निर्मला सीतारमण पेश करेंगी और ये उनका 8वां बजट होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ये 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव 8 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। ये महोत्सव पूर्वोत्तर भारत की विशाल सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगा, जिसमें पारंपरिक कला, शिल्प और सांस्कृतिक प्रथाओं की विविधता को एक साथ लाया जाएगा। इस महोत्सव में कारीगरों की प्रदर्शनियां, ग्रामीण हाट, राज्य विशेष मंडप होंगे और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर तकनीकी सत्रों का भी आयोजन होना है। प्रमुख कार्यक्रमों में निवेशक गोलमेज सम्मेलन और क्रेता विक्रेता जो बैठकें हैं, यानी बायर सेलर जो मीटिंग्स होनी है, वो भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्वोत्तर के विकास के लिए प्रधानमंत्री की जमकर प्रशंसा की है। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अष्टलक्ष्मी से विकास की नई अवधारणा लिखी गई है। मोदी जी ने जैसे बोला ऐसे ही उन्होंने काम करके दिखाया और अष्टलक्ष्मी नाम से उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को जगाने का काम किया है और नॉर्थ ईस्ट को रोशनी देने का काम की है। और आज आप लोगों को जान के खुशी होंगे, अष्टलक्ष्मी नाम से ही आज दिल्ली में कार्यक्रम होंगे। ये भी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ही, उनकी ही सोच है और उन्होंने हमेशा यही चाहा कि नॉर्थ ईस्ट देश की विकास के मूल केंद्र बिंदु बने। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने पूर्वोत्तर के विकास को रोकने की साजिश रची। नॉर्थ ईस्ट में शांति व्यवस्था, नॉर्थ ईस्ट की विकास यात्रा और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के मन में आत्मविश्वास जाग उठा है। इतनी बड़े सेवा मोदी जी ने की है, जिसके वजह से नॉर्थ ईस्ट हमेशा मोदी जी पर आभारी है और रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत बड़ा पाप की है। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने कभी भी इंसाफ देने के लिए कोशिश नहीं की है। नॉर्थ ईस्ट की विकास यात्रा को रुकने का उन्होंने साजिश की है। इसके वजह से नॉर्थ ईस्ट के लोग कभी भी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। और सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पिछले 10 सालों में पूर्वोत्तर का हर स्तर पर विकास हुआ है। कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर निष्ठापूर्वक जो कदम उठाई है, नॉर्थ ईस्ट में विकास की एक माहौल खड़ा करने के लिए सभी स्तर पर जो सपोर्ट उन्होंने दी है, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, पुल हो, इंडस्ट्री हो, एम्स हो, आईआईटी हो, हर स्तर पर परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निष्ठापूर्वक जो सहयोग की है, इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट देश के एक विकास की केंद्र बनी है। भाजपा विधायक कालिदास कोलंबकर को महाराष्ट्र विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन कालिदास कोलंबकर को प्रोटेम स्पीकर के पद की शपथ दिलाएंगे। सबसे वरिष्ठ विधायक के तौर पर
बीजेपी के कालिदास कोलंबकर प्रोटेम स्पीकर का पद संभालने वाले हैं। पहले 2 दिन वो नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। 9 दिसंबर को नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधायकों के बहुमत से होगा। बात मध्य प्रदेश की, जहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया। इस विशेष पैकेज से भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्नयन और ओरछा में पर्यटन अधोसंरचनाओं और सुविधाओं का विकास होगा। राज्य में इस पैकेज से क्या और विकास के कार्य होंगे, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देश में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। 23 राज्यों की कुल 40 पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी। देश का प्रमुख पर्यटन स्थल बनेगा एमपी का ओरछा। ओरछा और कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर के विकास की परियोजनाओं को मंजूरी। ओरछा और मिंटो हॉल का होगा विकास। पर्यटन के माध्यम से मिलेगा रोजगार। ओरछा शहर का ऐतिहासिक रूप से बड़ा महत्व। हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण जगह, राम राजा मंदिर स्थित। मध्य प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एमपी के निवाड़ी में स्थित ओरछा और भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर के विकास की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से दोनों क्षेत्रों में पर्यटन का विकास होगा। इसके अलावा केंद्र ने 22 राज्यों के भी 38 पर्यटन स्थलों को चिन्हित किया है, जो ऐतिहासिक महत्व तो रखते हैं, लेकिन वो पर्यटन की दृष्टि से कम चर्चित हैं। केंद्र से प्राप्त राशि से कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में बैंक्वेट हॉल, देश की कला और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए एग्जीबिशन एरिया, बिजनेस सेंटर, बैंक्वेट हॉल सहित आधुनिक तकनीक से युक्त सर्व सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसे ऐसा सेंटर बनाया जाएगा जिसमें बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां आदि हो सकें और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। कुछ समय पूर्व प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने के संबंध में प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे थे, जिनमें से भारत सरकार ने लगभग 200 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर का विस्तार एवं राम राजा सरकार की नगरी ओरछा में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित ओरछा शहर ऐतिहासिक रूप से बड़ा महत्व रखता है। यहाँ सदियों पुराने मंदिरों के साथ बुंदेला राजाओं के किले और महल भी शामिल हैं। हिंदू धर्म के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ राम राजा मंदिर स्थित है। आपको बता दें कि ओरछा में इस राशि से पर्यटन सुविधाओं के विकास के साथ प्रवेश द्वारों का संरक्षण एवं पुलों का जीर्णोद्धार, मंदिर स्मारकों का संरक्षण और संग्रहालयों का विकास भी किया जाएगा। ओरछा को 99.92 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। एमपीटी यानी कि मध्य प्रदेश टूरिज्म, इसके विज्ञापनों में आपने सुना होगा, एमपी अजब है, सबसे गजब है। वो ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल जो हैं वो देश दुनिया के पर्यटकों को अपनी सौंदर्यता के चलते बरबस ही यहाँ खींच लाते हैं। अब केंद्र सरकार से मिले इस विशेष पैकेज के जरिए न सिर्फ मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों का विकास होगा, बल्कि देश दुनिया के पर्यटकों के फुटफॉल में भी इजाफा होगा। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। कोयला मंत्रालय के अधीनस्थ कोल इंडिया लिमिटेड की जो सिस्टर कंसर्न कंपनी है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, वो कोयला उत्पाद के साथ अब जो नौनिहाल है उनके सपनों को पंख दे रहा है। एनसीएल ने सिंगरौली में कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 11 स्कूल स्थापित किए, जिनमें 13,000 से ज्यादा विद्यार्थी अपने भविष्य को दे रहे हैं आकार। देखिए रिपोर्ट। एनसीएल सिंगरौली में भावी पीढ़ी को दे रहा है सुदृढ़ आकार। अत्याधुनिक सुविधाओं वाले आधुनिक स्कूलों में 13,000 से अधिक विद्यार्थियों के सपनों को मिली पहचान। एनसीएल ने सीएसआर के तहत सिंगरौली क्षेत्र में बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई स्कूल विकसित किए हैं। स्कूल बच्चों के लिए सुरक्षित, प्रेरणादायक और बहुमुखी शिक्षण वातावरण बनाने पर केंद्रित हैं। एनसीएल के तहत 11 घाटे वाले वित्त पोषित स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8 डीएवी, एक दिल्ली पब्लिक स्कूल और 2 केंद्रीय विद्यालय शामिल हैं। इन स्कूलों में 13,000 से अधिक छात्र नामांकित हैं, जिनमें से 9,467 बच्चे गैर एनसीएल वार्ड से हैं और आसपास के समाज से आते हैं। एनसीएल ने इन स्कूलों में वित्त वर्ष 2023-24 में 43 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। एनसीएल एम्प्लॉइज के जो बच्चे, उसके अलावा
बाहरी बच्चे जो आसपास के गाँव के हैं और सुदूरवर्ती इलाके के हैं, उन सभी को भी यहाँ पे एजुकेशन दी जा रही है। बहुत ही कम लागत पे एनसीएल के द्वारा उनकी ये सुविधा प्रदान की जा रही है। ये सारे के सारे 9 स्कूल जो इस कोयलांचल में चल रहे हैं, वो सब के सब एनसीएल फंडेड हैं। यहाँ की सारी सुविधाएं एनसीएल के द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। सिंगरौली स्थित डीएवी स्कूल भी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित है, जिसमें स्मार्ट कक्षाएं, विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, मल्टीमीडिया संसाधन शामिल हैं, जो विविध शिक्षण शैलियों और पाठ्यक्रमों से लैस हैं। छात्रों के लिए एक प्रेरणादायक और सुरक्षित वातावरण भी प्रदान करते हैं। यहाँ के कई छात्र छात्राएं राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, सिंगरौली। और अब बात क्रिकेट की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट जो है, उसमें भारतीय पारी लड़खड़ा गई। ताज़ा समाचार मिलने तक पहली पारी में 4 विकेट खोकर 82 रन बनाए गए हैं। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले स्टार्क का शिकार बने। इसके बाद शुभमन गिल, लोकेश राहुल ने मिलकर पारी को संभाला। ये सीरीज एकमात्र डे एंड नाइट टेस्ट है। भारत ने पर्थ में खेला गया ये सीरीज का पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई हुई है। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।